वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज बहुत ही अच्छा दिन है। वी आर गोइंग अहेड इन आवर स्टडी ऑफ साइंस। शार्पन योर स्किल्स इन साइंस। अगर आपको लगता है कि आप और आपके दोस्त सभी मिलकर बहुत अच्छे से पढ़ाई करें तो सबसे पहले इस वीडियो को आप आपके फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। हम हर रोज़ साइंस में सबसे पहले आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, उसके बाद आप साइंस भी पढ़ रहे हो। साइंस में हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स के चैप्टर्स में सबसे पहला जो हमने चालू किया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्रैक्शन ये फिनोमेनॉन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेनॉन, और इस पे हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। हमने देखा किस तरह से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं, है ना। उसके बाद हमने देखा कि रिफ्रैक्शन जब होता है सो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब रे जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, और डेंसर से रेयरर में जब जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। इसको हमने देखा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो प्रकार हमने देखे। कौन से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। इसको हमने देखा। उसके साथ हमने ये भी देखा कि जब आप किसी रेयरर डेंसर मीडियम की बात करते हो तो उसके रिस्पेक्ट में लेना ज़रूरी है। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। μ21 इक्वल्स टू λ1 बाई λ2 v1 बाई v2। इस तरह से वेलोसिटी वेवलेंथ के फॉर्म में भी हमने इसको सॉल्व किया। फिर मैंने आपसे कहा था कि आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करिए परमाणु आई कोच इस ऐप से। उसके बाद हम आज जो पढ़ने वाले हैं, तो हाँ, उसके पहले हमने कल ये भी देखा कि व्हाट इज़ द रिफ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसके बाद उसके एप्लीकेशन देखे ऑप्टिकल फाइबर और मिराज हमने देखा, राइट। तो ये सब कुछ हमने अब तक देखा है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और अब आज हम पढ़ेंगे द टॉपिक ऑफ टुडे इज थोड़ा प्रैक्टिस करवाऊँ क्या पहले आपको क्रिटिकल एंगल का और उसका, क्योंकि नया टॉपिक लेने से अच्छा है कि थोड़ा सा रिपीट कर दूँ तो है ना, फ़ायदा हो जाएगा। चलो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं कि हमने अब तक कौन से फॉर्मूले देखे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने देखा था कि स्नेल्स लॉ, है ना। सबसे पहला फॉर्मूला था स्नेल्स लॉ। क्या है भाई स्नेल्स लॉ? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट विच इज μ21। साइन आई बाय साइन आर है μ21, जिसका मतलब है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ लेट्स गो अहेड। अब उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से μ21 is nothing but it is v1 by v2। इसमें रे कहाँ से कहाँ जा रहा है? फ्रॉम फर्स्ट मीडियम इनटू सेकेंड मीडियम। ये ध्यान रखना होगा, रे इज गोइंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम इनटू सेकेंड मीडियम। तो v1 is the speed of light in first medium, this is the speed of light in second medium. This is equals to λ1 divided by λ2, this is equals to λ1 divided by λ2, जिसका मतलब है वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय वेवलेंथ इन द सेकेंड मीडियम। ऑलराइट, ये हमने पढ़ लिया। उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ लिया कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इक्वल्स टू होता है c बाई v1, और अगर
किसी दूसरे मीडियम का हो तो म्यू टू इक्वल्स टू सी बाई वी टू होता है। ठीक है, समझ में आया ये तो। उसके बाद हमने देखा म्यू टू वन इक्वल्स टू, इन टर्म्स ऑफ म्यू वन म्यू टू क्या हो जाएगा, इट इज़ म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन। ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इनसे अलग है ना। म्यू टू वन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। म्यू टू वन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। एंड म्यू टू वन इक्वल्स टू है म्यू टू बाई म्यू वन। अच्छा ये बताइए मुझे कि इसमें म्यू टू और म्यू वन क्या हो गए। म्यू टू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, और म्यू वन का मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ओके, तो ये इनके मतलब है। ठीक है, फिर हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अनुसार म्यू टू वन इज इक्वल्स टू वन अपॉन म्यू वन टू। म्यू टू वन इक्वल्स टू वन अपॉन म्यू वन टू। तो इस तरह का ये रिलेशन बनेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। सो ये सब आपके समझ में आ गया। ठीक है, फिर हमने आज एक फॉर्मूला पढ़ा। आज हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, याद है आपको? आज का जो फॉर्मूला था वो कहता है कि वन म्यू टू या म्यू ऑफ द मीडियम, जो भी मीडियम आपको दिया है, इज इक्वल्स टू वन अपॉन साइन आई सी, वन अपॉन साइन आई सी। यहाँ पर आई सी क्या है, व्हाट इज आई सी? आई सी इज द क्रिटिकल एंगल। आई सी क्या है बेटे? इट इज द क्रिटिकल एंगल। वेरी गुड। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने इसको पढ़ा है, आई सी इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल। तो ये हमने कल पढ़ा। ठीक है, ऑल राइट। सो नाउ डियर फ्रेंड्स, ये अगर आपके समझ में आया है तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन ज़रा देखिए। इस क्वेश्चन में आपको बोला है इफ द क्रिटिकल एंगल, if the critical angle of glass with respect to water, if the critical angle of the glass with respect to water is 45 degree, then find the refractive index, find the refractive index of glass with respect to water। तो आपको पूछा गया है कि आप ढूंढिए व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर के रिस्पेक्ट में आपको इसको ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं कि कितने लोग इसको कर पाएंगे। क्या आप कर पा रहे हैं इसको?
सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हौसला ज़रूरी है। हौसला होना इसका मतलब होता है कि आप लोग बिना किसी टेंशन लिए, आपको चाहे वो प्रॉब्लम आता हो या ना आता हो, आप उसको ट्राई करेंगे। इसका मतलब है हौसला रखना। जब आप हौसला रखते हो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है बेटे। हौसला रखें और आपके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होगा? कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जब बार बार चीज़ें करोगे और उसमें से धीरे धीरे वो जमता जाएगा आपको, आप उसको कर पाएंगे। व्हेन यू आर एबल टू डू इट प्रॉपरली then you get a confidence. Okay, so therefore trying to solve is an important thing for anything. So let's solve this problem. First of all, we will try to see what is given to us. पहले हमें दिया क्या है इसको जान लेंगे और उसके बाद हमें ढूंढना क्या है इसके बारे में सोचेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें दिया क्या है। तो सबसे पहले हमें दिया है, तो इसमें गिवन, आई विल राइट द गिवन थिंग इज दैट द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसका मतलब किसका क्रिटिकल एंगल? ग्लास का है। विथ रिस्पेक्ट टू वाटर मतलब क्या? वाटर के रिस्पेक्ट में, मतलब वाटर से रे आ रहा हो और ग्लास के अंदर जा रहा हो, तब की बात कर रहे हैं। सो फॉर दैट द एंगल इज 45 डिग्री। सो वी विल राइट दैट द क्रिटिकल एंगल IC इज 45 डिग्री। दिस इज वेरी सिंपल। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा सिंपल है। देखो यार, हाँ बड़ा सिंपल है, ठीक है। फिर देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो चलिए लेट अस फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। सो हमें पता है कि म्यू ऑफ द मीडियम, मतलब कौन? ग्लास, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सो दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन IC, और ये होगा 1 अपॉन साइन IC कौन है? 45 डिग्री। इट्स वेरी सिंपल एंड दैट गिव्स मी 1 अपॉन साइन 45 डिग्री। याद है आपको साइन 45 कितना होता है? इट इज 1/√2। दिस इज 1 अपॉन √2 and therefore the answer is √2 and √2 is nothing but 1.41. So this gives us the answer of the given glass having a refractive index 1.41. And this makes your answer. Is it clear? समझ में आ रही है? वेरी गुड। So are you able to understand? Okay, great. अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इस तरह के प्रॉब्लम आपको दिए हुए हैं उस क्वेश्चन बैंक के अंदर। क्वेश्चन बैंक कहाँ मिलेगा बेटे? नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको मिलेगा द लिंक टू डाउनलोड परमाणु आई कोच। वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आपको इसके जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। ऑलराइट, वेरी गुड। Let's go ahead.
और अब आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो ये रिफ्रैक्शन हमने अभी जो देखा तो वो किसी प्लेन बाउंड्री पे कैसे होता है इसको देखा, राइट। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे कि ये रिफ्रैक्शन लेंसेस में किस तरह से होता है। सो रिफ्रैक्शन इन लेंसेस, रिफ्रैक्शन इन द लेंसेस, और लेंसेस का मतलब क्या है तो इसको भी देखेंगे। ऐसा मान लो कि आपके पास एक कांच का गोला है, ग्लास स्फीयर, ओके। दिस स्फीयर इज मेड अप ऑफ ग्लास। लिसन वेरी वेरी केयरफुली डियर स्टूडेंट्स। इसके अंदर हमने ये स्फीयर का एक छोटा सा टुकड़ा हमने काट लिया। जैसे मान लो कि यहाँ से लेकर ये ऐसा एक टुकड़ा काट लिया हमने, देखिए, ठीक है। तो अब अगर मैं इतना टुकड़ा इसका काट दूं, ये ऊपर वाला पोर्शन अगर इतना मैं इससे निकाल लूं बाहर, ओके, तो ये ऐसा जो इतना गोल जो टुकड़ा है जिसके दोनों साइड में, ऊपर की साइड में भी इस तरह का कर्व सरफेस है और इस साइड में भी कर्व सरफेस है, ऐसे एक छोटे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं लेंस, है ना, और उसका नाम होगा कॉन्वेक्स लेंस। उसको हम दिखाते हैं इस तरह से। सो दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। इसका नाम क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसी तरह अगर हमने इसमें से कुछ ऐसा एक पोर्शन कट कर दिया जिसके दोनों ओर इस तरह का प्रोजेक्शन हो, इसके दोनों ओर ऐसे प्रोजेक्शन था जो बल्जिंग आउटवर्ड था, ये बल्जिंग इनवर्ड है ना, अंदर की तरफ कर्व्ड है, इट इज कर्व्ड इनसाइड एंड देयरफॉर ऐसे सरफेस को, ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस, ओके। सो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस कैसे बनता है ये समझ में आया, ओके। अब इस कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस को हमने बनाया कहां से? इस दिए हुए ग्लास स्फीयर से ही हमने इसको बनाया है, ये बात ध्यान रखनी होगी, ठीक है। ये तो समझ में आया सर। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लेंसेज भी होते हैं, हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारे लेंसेज होते हैं जिसको बहुत डिटेल में हम 11th और 12th स्टैंडर्ड में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस कुछ नाम दे देता हूँ आपको। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो उसमें एक है ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसी को बाय कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसी को हम क्या कहते हैं? बाय कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, ओके। लेकिन उसके अलावा भी, इसके अलावा हम ऐसा एक लेंस अगर यूज कर लिए जिसका एक साइड कॉन्वेक्स है और दूसरा साइड प्लेन है, देखिए एक साइड कॉन्वेक्स और दूसरा साइड प्लेन, तो ऐसे लेंस को हम कहते हैं प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, इसको कहा जाएगा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। बड़ा आसान है ये, ओके। उसी तरह अगर एक साइड प्लेन हो लेकिन दूसरा साइड कॉन्केव हो, इस तरह से, तो ऐसे लेंस को हम कहेंगे प्लानो कॉन्केव लेंस। इसका नाम प्लानो कॉन्केव लेंस होता है, ऑलराइट, वेरी गुड। इसके बाद अब दूसरा एक होता है जिसके अंदर बेटे
एक साइड होगा कॉन्वेक्स, दूसरा साइड होगा कॉन्केव। देखिए, एक साइड है कॉन्वेक्स, दूसरा साइड कैसा है, कॉन्केव। तो ऐसे लेंस को हम कहेंगे कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो इस तरह के अलग 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 लेंसेस भी हो सकते हैं। ओके, लेकिन इनका डिटेल्स में जो स्टडी होगा तो वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी तो बस इनके नाम याद रखेंगे हम। वेरी गुड, सो दिस इज वेरी क्लियर, राइट। चलिए, आज की सुबह बहुत प्यारी है और आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तब कॉन्फिडेंस आएगा, ये ध्यान रखना होगा साथ साथ। ठीक है, प्रैक्टिस के सिवा कुछ नहीं होने वाला। बहुत बढ़िया, चलिए, तो ये टाइप्स ऑफ लेंसेज समझ गए। अब लेंसेज में कुछ टर्म्स हमें याद रखने होंगे। मान लो कि मैं एक कोई लेंस ले लेता हूं, ठीक है, तो इसके सेंटर से गुजरने वाला एक ऐसा लाइन जो इसके सेंटर से गुजर रहा हो, इसको परपेंडिकुलर, तो ऐसे लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको कहा जाता है। सो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब है कि एक ऐसा लाइन जो इसके सेंटर से गुजरता हो और इसके लेंथ को परपेंडिकुलर हो, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड। उसके बाद अब जब हम इसके सेंटर की बात करेंगे तो ये जो सेंटर है इसका नाम है ऑप्टिकल सेंटर। क्या नाम है? ऑप्टिकल सेंटर नाम है इसका। ठीक है यार, ये ऑप्टिकल सेंटर तो बन गया। ओके, अब जब रेज को हम इस लेंस में से पास करेंगे, व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द लेंस, इस लेंस से जब रे ऑफ लाइट पास होगी, सो अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है ऐसे, तो हमेशा ये याद रखना है कि रे ऑफ लाइट विल ऑलवेज फॉल ऑन द लेंस फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ओके, सो हमेशा रे ऑफ लाइट हमें कहाँ से इंसिडेंट करवानी है? फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ये भी बात ध्यान रखनी है। अब आपने देखा होगा कि जब आप ये कॉन्वेक्स लेंस को ले लेते हो और आपने देखा होगा कि अगर कागज़ है आपके पास और धूप में आप जाइए और इस कॉन्वेक्स लेंस को धूप में रखिए, तो आप देखोगे कि वहाँ से जो सन रेज है वो एक जगह फोकस हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। वहाँ पर जब आप कागज़ को रखते हो थोड़ी देर के लिए, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर अगर फोकस करेंगे आप, सो तुरंत कागज़ जलने लगता है उस हीट के कारण, जब धूप अच्छा हो तब, है ना। सो ऐसा क्यों होता है? Why does it happen? This happens because whenever the rays of light fall on the lens parallel to principal axis, इस principal axis को parallel जब रेज आती है, तब ये लेंस से गुजर के एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचती है, एक ही जगह सम्मिलित हो जाती है, एक जगह आ जाती है, कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। ऐसे पॉइंट को कहा जाता है फोकस, एफ, या इसी का दूसरा नाम है प्रिंसिपल फोकस। ये जो एफ है इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। इज इट क्लियर? सो फोकस का मतलब है ऐसा पॉइंट कि जहां पर सारी रेज एकत्र हो जाती हैं, कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं। ओके, सो रेज फोकस एट द फोकस। उसके बाद
ये जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस के बीच में, इसको कहा जाता है फोकल लेंथ। ओके, सो फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। ठीक है, तो क्या है ये फोकल लेंथ? फोकल लेंथ का मतलब है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, it is the distance between the focus and optical center of lens। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको फोकल लेंथ कहा जाएगा। इज इट क्लियर? फोकल लेंथ क्या है ये समझ गए? ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए इस तरह से होगा। अगर अपना कॉन्केव लेंस रहा तो फिर क्या होगा? तो अगर अपना लेंस कॉन्केव रहा तो आइए उसको भी देखते हैं कि अगर आपका लेंस कॉन्केव है इस तरह, सो इन दिस कॉन्केव लेंस जब रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ जाती है तो एक साथ एक जगह पर नहीं आती, वो डाइवर्ट हो जाती है। ये लाइट इधर डाइवर्ट हो जाएगा, ये भी लाइट इधर डाइवर्ट हो जाएगा। सो ये रे डाइवर्ट हो गए, डाइवर्ज हो गए। ओके, सो रेज डाइवर्ज, यहाँ पर रेज डाइवर्ज हुए। ठीक है, इसीलिए इस लेंस का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग लेंस। इस लेंस का दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जिंग लेंस, ऐसे इसको कहा जाता है। हाँ भाई, ये तो समझ गए सर। हम क्या समझ गए सर आप? कि कॉन्वेक्स लेंस में जब रेज आती है और एक साथ कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, कहाँ पर? फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस उसी को कहा जाता है और ये डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जब रेज आएंगे तो डाइवर्ज हो जाएंगे, इसलिए इस लेंस का ही नाम दे दिया है डाइवर्जिंग लेंस। और इस लेंस का नाम होता है कॉन्वर्जिंग लेंस। इसका नाम क्या है? इधर लिख दूं मैं, कॉन्वर्जिंग लेंस। ये कॉन्वर्जिंग लेंस है क्योंकि कॉन्वर्ज करती है सारे रेज को एक साथ। कॉन्वर्ज एक साथ लाना, डाइवर्ज मतलब दूर दूर भगाना। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्वर्ज हो जाती है, यहाँ पर डाइवर्ज हो जाती है रेज। लेकिन ये देखा गया, सबसे बढ़िया बात ये थी कि जब इन रेज को अगर पीछे की तरफ हम एक्सटेंड करेंगे, इसको हमने पीछे एक्सटेंड करा दिया, इसको भी पीछे एक्सटेंड करा दिया, तो ये देखा कि दोनों एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। जब इस रे को पीछे एक्सटेंड कर दिया हमने डॉटेड लाइन से और इसको भी पीछे एक्सटेंड करा दिया डॉटेड लाइन से, तो ये दोनों एक जगह पर मिलते हैं। ऐसे पॉइंट को इसका फोकस कहा जाता है। ओके, सो इस केस में ये होगा फोकस और इस केस में ये होगा फोकस। तो दिस एफ इज फोकस एंड द डिस्टेंस अगेन विल बी कॉल्ड एज फोकल लेंथ। इज इट क्लियर? सो फोकस एंड फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? राइट, अब आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है कि जिस स्फीयर में से हमने इस लेंस को काटा है उसका सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर? इस लेंस को हमने जिस स्फीयर के अंदर से काट दिया उस स्फीयर का सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब यहाँ से ये जो कर्व लाइन दिख रही है आपको,
इसको अगर हम कंटिन्यू करें ऐसे करके ये गोल बनेगा, तो इसका मतलब ये बड़े वाले स्फीयर में से इसको कट कर दिया हमने, तब जाके ये लेंस बना है। तो उसका जो भी सेंटर रहेगा वो सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं पर आप अगर लोकेट करते हो और उसको नाम दे देंगे हम C, ठीक है, इसको नाम दे देंगे C। यहाँ पर भी इसको भी सेम कॉन्सेप्ट कि ये जो कर्व लाइन है इसका जो जहाँ पर भी सेंटर होगा, सो दैट इज C, दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर C। और अब ये जो C है, इस C से लेकर अपने ऑप्टिकल सेंटर तक जो दूरी है उसको कहा जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर R। सो R क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर of which the given lens is a part is called radius of curvature। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ the radius of the sphere of which given lens is a part is called radius of curvature। इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। लिख लो फटाफट एवरीवन। तो सबसे पहली बात आपको लिखनी है इसके बारे में, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं सारी चीज़ें, फिर से ध्यान देना। ये लेंस है आपका, कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और इसके लिए हमने सबसे पहले डिफाइन कर लिया प्रिंसिपल एक्सिस। क्या डिफाइन किया हमने, प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो इसके लेंथ को परपेंडिकुलर रहेगा, इसके सेंटर से गुजरेगा। इसके सेंटर का नाम है ऑप्टिकल सेंटर। इसके सेंटर का नाम क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से रेज हमेशा लेफ्ट से ही इंसिडेंट होंगे, और फिर मैंने बोला कि जब रेज इंसिडेंट होंगे तो यहाँ पर आएंगे तो एक जगह पर कॉन्वर्ज हो जाएंगे। कागज जलता है ना वहाँ से, राइट। सो ऐसा पॉइंट कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। तो ये है आपका प्रिंसिपल फोकस, या सिर्फ फोकस से भी इसको जाना जाता है, कैपिटल F, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बोला कि फोकल लेंथ का मतलब क्या है। फोकल लेंथ का मतलब है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहा जाएगा ऑप्टिकल फोकल लेंथ स्मॉल f। और डिनोट कैसे करेंगे, स्मॉल f से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपसे कहा कि कॉन्वेक्स के लिए ऐसा हुआ, लेकिन कॉन्केव के लिए क्या होगा। कॉन्केव के लिए जब रेज आएंगे तो डाइवर्ज हो जाएंगे, और रेज जब डाइवर्ज हो जाएंगे इसीलिए इस लेंस का ही नाम पड़ गया डाइवर्जिंग लेंस। उसका नाम क्या है, कॉन्वर्जिंग लेंस। इन रेज को अगर पीछे की तरफ आप एक्सटेंड करते हो, ऐसे 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 पीछे की तरफ यहाँ तक एक्सटेंड कर लो, तब क्या होगा, तब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके ये रेज एक जगह पर मिल गए। इस पॉइंट का नाम है फिर से फोकस, ठीक है। तो ये कॉन्केव लेंस के लिए फोकस, वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस, और इनके बीच का जो दूरी है, इस दूरी को कहेंगे हम फोकल लेंथ। इस दूरी को कहेंगे फोकल लेंथ। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन बताया। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कि जिस स्फीयर से अपना लेंस बना है उस स्फीयर का सेंटर मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, उस C और इसके ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस, मतलब द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच गिवन लेंस इज ए पार्ट।
अपना गिवन लेंस जिस स्फीयर का पार्ट है, जिस स्फीयर का वो पार्ट है, उस स्फीयर का रेडियस कहा जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस तरह से हमने इसको देखा। इसको आप जल्दी जल्दी लिख लो। चलिए यार, आप लोग तो बढ़िया पढ़ रहे हो, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपना 100% दे, क्योंकि विद्यार्थी के लिए दूसरा कोई इससे बढ़कर धर्म नहीं है। सो आपको आपका 100% देकर पढ़ाई करना चाहिए। तो घर में तो हज़ारों चीज़ें होती रहेगी, लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम बस एक ही है, पढ़ाई करना। चलिए अब आगे बढ़े हम। अब आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो गया। आप समझ गए कि ये अलग अलग चीज़ें क्या होती हैं। आप फोकस समझ गए, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए,
और फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीज़ें अब आपके समझ में आ गए। ठीक है, अब कुछ रूल्स देखेंगे हम। तो अब ध्यान दीजिए सब लोग। अब कुछ हमें रूल्स को जानना है और कुछ साइन कन्वेंशन को जानना है। तो उसके लिए सबसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे कि जैसे मैंने कहा था कि लाइट शुड बी इंसिडेंट, लाइट शुड बी इंसिडेंट ऑन द लेंस फ्रॉम लेफ्ट। इसका मतलब इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन लेफ्ट। ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, किसके? अपने लेंस के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को हमेशा हम रखेंगे। ठीक है, तो जहां पर ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से ही तो लाइट आएगी, है ना? ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी। ठीक है, ठीक है। अब कोई ये साइन कन्वेंशन है, देखिए साइन कन्वेंशन। तो ये साइन कन्वेंशन क्या कहता है? ये साइन कन्वेंशन कहता है सबसे पहला चीज कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, सारे डिस्टेंसेस हम कहाँ से मेजर करेंगे? तो हम ऑप्टिकल सेंटर से ही सारे डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे। ठीक है, बढ़िया। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है कि डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट, लेंस के राइट साइड में ऑन प्रिंसिपल एक्सिस जब हम जाएंगे तो डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड पॉजिटिव एंड डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की दिशा में जो डिस्टेंस होगा वो निगेटिव कंसिडर किया जाएगा। तो ये तो आसान है। और तीसरा कि डिस्टेंसेस अबव, ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंसेस होंगे वो पॉजिटिव मेजर किए जाएंगे एंड डिस्टेंसेस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस तो ये नेगेटिव कंसिडर किए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आपका लेंस है तो इस लेंस के राइट साइड में जाएंगे तो कैसे होगा बेटे? पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो निगेटिव, ध्यान में रखना। ठीक है, राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो निगेटिव। लेकिन कहां से शुरू करना है? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। यहां से ऑप्टिकल सेंटर से सब कुछ मेजर होगा। बहुत बढ़िया, समझ में आया। उसके बाद अगर हम ऊपर जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो निगेटिव। ये तो यार अपने एक्स और वाई सिस्टम के जैसा हुआ, एक्स वाई एक्सिस है ना। तो ये अगर है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये क्वाड्रेंट्स है अपने। तो पॉजिटिव तो इधर निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव तो नीचे निगेटिव, आसान सी बात है। ओके, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन हमें समझा। अब कुछ रूल्स देखते हैं। रूल्स फॉर द रेज, रूल्स फॉर रेज फॉलिंग ऑन लेंस। अपने लेंस के ऊपर जो अलग अलग तरीके के रेज फॉल होंगे तो उनके लिए क्या रूल्स हैं? तो ये रूल्स को भी हम जान लेंगे। सबसे पहला रूल, कि अगर कोई रे
प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आया, so it has to pass through the focus, it has to pass through the principal focus. ये सबसे पहला रूल है, दिस इज रूल नंबर 1. ठीक है, तो ये तो काफ़ी आसान भी है कि द रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से गुजरेंगे, कॉन्वर्ज होके फोकस से. ये तो हमने पहले भी देखा है. दूसरा रूल इसका उल्टा, ठीक है, इसका उल्टा कि अगर जिस तरह का फोकस इस साइड में होगा तो उसी तरह का फोकस इस साइड में भी होगा. समझ में आ रहा है? तो अगर रेज फोकस से जाएंगे लेंस पर, तो ये रेज देखिए फोकस से जा रहे हैं लेंस के ऊपर, तो वो रिफ्रैक्ट होके लेंस से पैरेलली वापस चले जाएंगे इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल. सो द रेज विच ट्रेवल थ्रू द फोकस and fall on the lens, so these rays will go parallel to the principal axis. so थोड़ा फास्ट लिखिए इसको. ठीक है, तो हमने ये साइन कन्वेंशन देखा. चलिए जी, हो गया. तो क्या अब हम आगे बढ़े? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब यहां पर हम देखेंगे कि हमें साइन कन्वेंशन पता चल गया
अब कुछ और एक दो चीज़ें पढ़ लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये है आपका कोई लेंस है और इस लेंस का ये है प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम ऑब्जेक्ट को जब दिखाएंगे तो ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर कोई भी चीज़ आप रख दो तो ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मान लो कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, तो मान लो कि यहाँ पर कहीं इमेज बना, इसका पता नहीं कैसे बना, मुझे नहीं पता कहाँ किधर से बना ये, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है, एक इमेज है। जैसे आप सुबह सुबह नहा धो के जब खड़े हो जाते हो मिरर के सामने, है ना, तो मिरर आप कौन हो? ऑब्जेक्ट हो, और जो आपको दिख रहा है वो क्या है? आपका इमेज है, राइट। सो आप है ऑब्जेक्ट और जो आप देख रहे हो वो कौन है? ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये लेंस ये है ऑब्जेक्ट और यहाँ पर कहीं इमेज है इसका। ये कैसे बना ये मैं बताने वाला हूँ आगे इमेज फॉर्मेशन में। लेकिन यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको u से दिखाया जाएगा। u ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या कहेंगे इसको हम? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे। और उसी तरह से ये जो इमेज है, इस इमेज का जो डिस्टेंस होगा इसको इमेज डिस्टेंस कहा जाएगा, v। सो दिस इज डिनोटेड एज v, इमेज डिस्टेंस। So u is always taken as object distance and v is always taken as image distance, ठीक है। और f क्या होता है बेटा? f का मतलब होता है फोकल लेंथ। f का मतलब होता है फोकल लेंथ। लेकिन अब फोकल लेंथ जो है, तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए, इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपका जो फोकस बना था वो इधर बना था फोकस, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो राइट साइड में होगा। तो इसलिए फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा लिया जाएगा पॉजिटिव। सो फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव यूज किया जाएगा। लेकिन अगर आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, किसके लिए? कॉन्केव के लिए। तो कॉन्केव में क्या होता है? रेज डाइवर्ज हो जाते हैं, और रेज जब डाइवर्ज हो जाते हैं तो उनको पीछे की तरफ जब एक्सटेंड करेंगे हम, तो वो फोकस पीछे मिलता है और इसीलिए उसको लिया जाएगा निगेटिव। सो फॉर कॉन्केव लेंस focal length is taken as negative. Focal length is taken as negative. तो I think this is your कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ होगा निगेटिव। ऑल राइट। अब उसी तरह से आगे अगर बढ़े हम तो देखेंगे यहां पर एक फॉर्मूला आता है और ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले का नाम है लेंस फॉर्मूला। इसको लेंस फॉर्मूला कहा जाता है। और ये जो लेंस फॉर्मूला है, सो ये लेंस फॉर्मूला क्या है? सो इट इज डिराइव्ड एज 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। दिस इज कॉल्ड एज लेंस फॉर्मूला। और ये लेंस फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ये लेंस फॉर्मूला डिराइव कैसे किया जाता है, इसका प्रूफ है
और वो प्रूफ अगर आपको देखना है तो उसके लिए थोड़ा डिटेल में और पढ़ना पड़ेगा, जो हम 11th और 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इसको याद कर लोगे और इसका हम यूज़ करेंगे इन द गिवन प्रॉब्लम्स में इसका यूज़ होगा। लेकिन उससे पहले हमें कल जो पढ़ना है क्लास में, तो कल हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे हम? इमेज फॉर्मेशन। इसको हम कल पढ़ने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। तो आज हम यहीं रुकेंगे, लेकिन जाने से पहले आप लोग आज घर पे जब आप फ्री हैं तब आप परमाणु iCoach इस ऐप को डाउनलोड कर लें। परमाणु iCoach डाउनलोड करने से क्या होगा, आपको वहाँ पर इसके प्रैक्टिस के लिए आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी वहीं आपको मिल जाएगा। सो अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए और आपको ये नोट्स चाहिए और उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी चाहिए, तो बढ़िया आप परमाणु iCoach को डाउनलोड कर लें और हमारा हौसला बढ़ाइए, लाइक करिए इस वीडियो को और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे सो हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और हम आपको और भी अच्छे से बढ़ाते रहेंगे। सो आप सबका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। सो कल मिलेंगे। बाय एवरीवन।